विज्ञान जगत के सबसे बड़े साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन से लेकर माइकल फेराडे, मैक्स प्लांक, लुई पास्टर, निकोला टेस्ला, आइजैक न्यूटन, लॉर्ड कैल्विन और जॉनिस कॉपर अपने अपने क्षेत्र के अनुसार अलग अलग सिद्धांत रजू कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों, इन सभी वैज्ञानिकों में एक बात कॉमन थी। इन सभी प्रबुद्धों ने कभी न कभी अपने जीवन में गॉड शब्द का प्रयोजन किया था। जैसे कि सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, दैट मोर आई स्टडी साइंस मोर आई बिलीव इन गॉड। और सर आइजैक न्यूटन ने कहा था, गॉड क्रिएटेड एवरीथिंग बाय नंबर, मेजर एंड वेट। आज के युग में विज्ञान ने अपार प्रगति कर लेने के बाद ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं, इस प्रश्न को विज्ञान से दूर करके धर्म के माथे डाल दिया गया है। लेकिन आज धर्म नहीं, पर आज विज्ञान ये रजू कर रहा है और इसके एक नहीं लेकिन अनेक खुलासे हैं। चलिए आज हमारे इस वीडियो में देखते हैं। मार्च 1925, टेनेसी स्टेट, अमेरिका। दोस्तों, इस दौर में अमेरिका के एक राज्य टेनेसी के एक धारासभ्य बटलर एक्ट नाम का एक कानून बनाते हैं और इस एक्ट के अनुसार वहां कोई भी टीचर स्कूल्स में या कॉलेजों में चार्ल्स डार्विन के उत्क्रांतिवाद के सिद्धांत को पढ़ा नहीं सकते थे। यूं मान लो कि चार्ल्स डार्विन के उत्क्रांतिवाद के सिद्धांत पर प्रतिबंध ही लगा दिया गया और इस एक्ट में लिखा था, that it shall be unlawful for any teacher to teach any theory that denies the story of divine creation of the man as thought in the Bible, and to teach instead that the man has descended from a lower order of animals। इस कानून की समग्र अमेरिका में आंधी आई और उत्क्रांतिवाद को नकार देने वाला और उससे विपरीत सर्जनवाद को समर्थन देने वाला वर्ग तब अमेरिका में बहुत ज्यादा हुआ करता था। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग थे जो उत्क्रांतिवाद में विश्वास रखते थे और ऐसे ही एक इंसान थे जॉन टी स्कॉप्स। जॉन स्कॉप्स एक शिक्षक थे और उन्होंने अपने वर्ग में, अपनी क्लास में उत्क्रांतिवाद को आगे बढ़ाने की झुंबेश जारी रखी और फिर उनके साथ जो हुआ वो अमेरिका में आज भी एक इतिहास है। 4 जुलाई 1925 में अमेरिका के टेनेसी स्टेट में ही एक कोर्ट में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया और उनके ऊपर ये एलिगेशन थे कि राज्य के कानून के विरुद्ध उन्होंने स्कूल में विद्यार्थियों को चार्ल्स डार्विन का उत्क्रांतिवाद सिखाया था और कानून के उल्लंघन के कारण वो सजा पात्र थे। 20वीं सदी के शुरुआत के उस दौर में अमेरिका के ज्यादातर सर्जनवाद में मानने वाले लोग ये मानते थे कि आज पृथ्वी पर जीव सृष्टि जैसी है वैसी कुछ हजार साल पहले सर्जनहार ने यानी कि ईश्वर ने एकाध सप्ताह में बनाई थी और इसके बाद सजीवों में कुछ छोटे बड़े म्यूटेट होते रहे लेकिन कोई खास बदलाव नहीं हुए। अब ये थियरी थी सर्जनवाद में मानने वाले लोगों की और इसलिए नेचुरल सिलेक्शन द्वारा प्रत्येक सजीवों में बदलाव हुए और इंसान चिंपांजी जैसे वानर में से इंसान बना। ऐसी इस डार्विन के उत्क्रांतिवाद की पूरी थियरी मनगढ़ंत है और बोगस है, ये सर्जनवादी लोग दृढ़ता से मानने लगे। हालांकि दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि चिंपांजी जैसे वानर मनुष्य के कभी पूर्वज थे, ऐसा डार्विन ने अपनी थियरी में कहीं पर भी नहीं कहा है। हालांकि वी वेर होमो इरेप्टर, जो चिंपांजी से मिलती जुलती एक जाति थी। डार्विन का कहना था कि बाद में चिंपांजी का एक अलग विकास हुआ और हम एक अलग तरीके से विकसित होकर निर्मित हुए। अब दोस्तों, कोर्ट में जब इस शिक्षक पर केस चल रहा था तब उनके वकील ने माननीय कोर्ट से स्कोपस के बचाव में ये दलीलें दी कि कोर्ट को इसमें विज्ञानियों का मंतव्य भी लेना चाहिए। अब उस वक्त न्यायाधीश थे जॉन रोलस्टन और उन्होंने स्कोप्स के वकील की दलीलें नामंजूर की और उन्होंने कहा कि बाइबल से जुड़े हुए केस में विज्ञानियों का कोई अभिप्राय मान्य नहीं रखता है। और इस केस की जो ट्रायल पड़ती थी उन्हें मंकी ट्रायल कहा गया और इस मंकी ट्रायल को इतनी प्रसिद्धि मिली कि हर सुनवाई के वक्त लोगों का हुजूम जुड़ता गया। एक वक्त तो ऐसा भी आ गया कि कोर्ट में जज का हॉल कम पड़ने लगा, इसलिए जज को अपनी सुनवाई कोर्ट के बाहर गार्डन में करनी पड़ी। आखिरकार उस वक्त में आखिरी निर्णायक जज नहीं लेकिन जूरी हुआ करती थी और इस जूरी ने एक बात ही पकड़ी कि शिक्षक जॉन स्कोप्स ने कायदे के विरुद्ध विद्यार्थियों को चार्ल्स डार्विन का उत्क्रांतिवाद पढ़ाया और ऐसा करने के पीछे शिक्षक का एकमात्र उद्देश्य था और वो था बाइबल की अवगणना करना।
जिस वजह से जुलाई 21 साल 1925 को शिक्षक को दोषी करार दिया गया और उन्हें $100 का दंड भरने का आदेश दिया गया। जॉन स्कोप्स के पास $100 भी नहीं थे, इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की और उस समय सर्वोच्च अदालत को भी शिक्षक का $100 का दंड ज्यादा लगा, इसलिए उसमें से शिक्षक को थोड़ी राहत दी गई। लेकिन टेनेसी राज्य के डार्विन के सिद्धांत को न पढ़ाने वाले कानून को बंधारण के अनुसार ही मान्य ठहराया गया और ऐसे सर्जनवाद ने अमेरिका में अपनी जड़ें बना ली और चार्ल्स डार्विन के मुंह पर एक जोरदार तमाचा पड़ा। हालांकि ये तमाचा पहली बार नहीं था। इस ट्रायल के करीब 66 साल पहले भी साल 1859 में इस सिद्धांत का बहुत बड़े जोरों शोरों से विरोध हुआ था, क्योंकि ये सिद्धांत डायरेक्टली एक तरीके से ईश्वर के अस्तित्व को नकार रहा था। अब दोस्तों यहाँ पर आप जान ले कि इस पृथ्वी पर जीवन की मौजूदगी, जीवन का अस्तित्व यूं ही नहीं है। यहाँ जीवन पनपने के लिए बहुत सारी संभावनाओं को एक कतार में आना पड़ा है, तब जाकर पृथ्वी पर जीवन उपस्थित हुआ है। हमने अंतरिक्ष में बिलियंस ऑफ लाइट ईयर दूर की गैलेक्सीज को भी ढूंढ निकाला है और हमने कई सारे हमारे जैसे और सौर मंडलों को पहचाना है, लेकिन कहीं पर भी हमें जीवन का कोई भी सुराग अभी तक हाथ नहीं लगा है। कुछ ऐसे ग्रह भी मिले हैं जो हूबहू पृथ्वी जैसे होते हैं, लेकिन वहां पर भी उनके तारे और उनके बीच की दूरी, उन ग्रहों की उनके सूर्यमंडल में पोजीशन और उन ग्रहों का वातावरण देखकर हमें ऐसा बिल्कुल नहीं लगा है कि वहां पर जीवन होगा। ब्रह्मांड में हमें कुछ हैबिटेबल जोन में गुरु जैसे कोई बड़े ग्रह भी मिले हैं, लेकिन वहां भी अपार ग्रेविटी की मौजूदगी जीवन को पनपने नहीं देगी। और पृथ्वी के जो समान हमें ग्रह मिले हैं वो भी पृथ्वी की जुड़वा बहन बन के ही रह गए हैं, बस जीवन के मामले में नहीं, क्योंकि वहां पर भी ऐसी सभी परिस्थितियां तो नहीं ही बनती है कि वहां पर जीवन की उपस्थिति हो सके। किसी ग्रह पर जीवन की मौजूदगी के लिए एक नहीं लेकिन अनेक सानुकूलताएं होनी चाहिए, तब जाके वहां पर जीवन पनप सकता है। और यहाँ पे जब मैं अनेक बोला, उसका मतलब आप करोड़ों में या अरबों में नहीं, लेकिन एक के पीछे पूरे 70 शून्य लगा दो, उतनी पॉसिबिलिटीज गिन लेना। और ये सभी पॉसिबिलिटीज मैथमेटिक्स के मापदंडों पर खरी उतरे और इन सभी में रत्ती भर भी कोई ऊंच नीच ना हो, ऐसे ग्रह पर ही जीवन पनप सकता है। और ब्रह्मांड में आज तक हमें एक ही ऐसा ग्रह मिला है और वो है हमारा खुद का ग्रह, हमारी पृथ्वी। दोस्तों, किसी ग्रह पर जीवन की उपस्थिति के लिए आप इस छोटे से उदाहरण से ये समझ जाइए कि जब भी हम कोई खेल के पासे फेंके और उन पासों को अरबों बार खरबों बार फेंका जाए और हर बार बार सिर्फ 6 नंबर ही आए, इतनी सारी पॉसिबिलिटीज जब एक साथ मिले तब शायद कह सकते हैं कि किसी ग्रह पर जीवन पनपेगा। ये बात तो असंभव है ना, लेकिन ये असंभव संभव हुआ है, ये चमत्कार हुआ है हमारी पृथ्वी के केस में। और ये चमत्कार सिर्फ हमारी पृथ्वी के बारे में ही हुआ ऐसा नहीं है। पृथ्वी पर जीवन से भी बड़ा चमत्कार तो ये स्वयं ब्रह्मांड खुद है। मैंने पृथ्वी के बारे में जितनी संभावनाएं आपको गिनाई ना, उससे अरबों गुना और संभावनाएं मल्टीप्लाई कर दीजिए और इतनी संभावनाएं एक साथ मिल जाए, एक साथ जुड़ जाए, फिर भी शायद ये पॉसिबल ना बने कि हमारे ब्रह्मांड का जन्म हो। लेकिन बहुत सारे सकारात्मक अकस्मातों को एक साथ होने के कारण हमारे ब्रह्मांड का भी जन्म हुआ है और ये ही अपने आप में सबसे बड़ा चमत्कार है। हमारी वसुंधरा, हमारी पृथ्वी अनेक जीवों का घर बनी और उनमें से एक जीव यानी कि हम इंसान एक्स्ट्रा टेरिस्टेरियल इंटेलिजेंस पर यानी कि पर ग्रहवासियों पर पिछले 60 सालों से खोज कर रहे हैं, फिर भी हमें ब्रह्मांड में दूर दूर तक सन्नाटा ही सन्नाटा नजर आया है। तो फिर इन सन्नाटों के बीच सिर्फ हमारी पृथ्वी पर ही हमें जीवन क्यों दिख रहा है? तो इसका सरल और सीधा जवाब तो ये है कि पृथ्वी के केस में संख्याबंध समीकरण सूक्ष्म रूप से एक साथ मिले, जैसे किसी जादूगर ने सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन सृष्टि के सर्जन के आशय हेतु ये किया हो, ऐसा प्रतीत होता है। और ये योगानुयोग न भूतो न भविष्यति जैसा है। अमेरिका में टाइम्स मैगजीन ने साल 1966 में अपनी मैगजीन के फ्रंट पेज पे एक टाइटल लिखा था और वो टाइटल था इज गॉड डेड। और इस टाइटल के पीछे जो पूरा लेख था उसमें बस यही बातें लिखी थी कि बिग बैंग के द्वारा ब्रह्मांड का सर्जन हुआ है
और ब्रह्मांड के रहस्य को वैज्ञानिक जान गए हैं। इसलिए किसी ईश्वर को ब्रह्मांड का सृजनहार बताना अब जरूरी नहीं है। लेकिन दोस्तों, इस समाचार में ईश्वर को आउटडेटेड बताने में और उनका स्थान वैज्ञानिकों को देने में टाइम्स मैगजीन ने जल्दबाजी कर दी थी। स्थिति आज विपरीत है। विज्ञान खुद ईश्वर के पक्ष में ढल रहा है। वैज्ञानिक शोभित हुए हैं और कई सारे वैज्ञानिकों को आज सर्जनवाद यानी कि क्रिएशनिज्म यथार्थ लग रहा है। लेकिन इसके लिए वैज्ञानिक कोई धर्म सूचक शब्द का प्रयोजन नहीं करते हैं। वो नए शब्द का प्रयोग करते हैं जिसे इंटेलिजेंट डिजाइन यानी कि आईडी कहते हैं, और गॉड या फिर ईश्वर के शब्द के बदले वैज्ञानिक सुपरियम बीइंग नाम के शब्द का प्रयोजन करते हैं। आज वैज्ञानिक मानते हैं कि द सुपरियम बीइंग ने इस जीव सृष्टि का सर्जन किया है, जो कि घूम घूम कर फिर से ईश्वर पर ही केंद्रित होता है। पहले ये जो वैज्ञानिक ईश्वर के अस्तित्व को नकारते थे, वो आज क्रिएशन यानी कि सृजनहार के पक्ष में बैठे। ये थोड़ा विचित्र तो लगता ही है, फिर भी ये विचित्र हुआ है। वैज्ञानिकों का आज मानस परिवर्तन हुआ है, और ये यूं ही नहीं हो गया है। इसके पीछे भी विज्ञान है, और इस बदलाव के कई सारे उदाहरण हैं। बिग बैंग थियरी को पूर्ण तरीके से नकार कर स्टेडी स्टेट थियरी का निर्माण करने वाले खगोल शास्त्री फ्रेड होयल ने यह कबूला था कि प्रकाश को जब मैंने और समझने की कोशिश की और जब मैंने उसको बारीकी से समझा तो उसने मेरी नास्तिकता को डगमगा दिया। भौतिक शास्त्री पॉल डेविस ने यह बताया कि ब्रह्मांड के कई सारे चिन्ह किसी सृजनहार की ओर इशारा करते हैं। वैज्ञानिक पीटर सैनकेले ने तो कहा था कि हमें प्राप्त होने वाली नई जानकारियों के अनुसार हमारी पहले वाली सभी धारणाएं आज गलत साबित हुई है, और इनके अलावा कई सारे और वैज्ञानिक भी अपने विचार आज बदल चुके हैं। इतना ही नहीं, लेकिन खुद विज्ञान ही ईश्वर के अस्तित्व का सबूत होने का वो मानते हैं। लेकिन आखिर वैज्ञानिकों के जहन में ये 180 डिग्री का मानस पलट कैसे हुआ? तो दोस्तों, आज से करीब 6 दशक पहले SETI का जो कार्यक्रम शुरू हुआ, तब उस वक्त के जाने माने खगोल शास्त्री कार्ल सेगा ने यह कहा था कि ब्रह्मांड में किसी निश्चित गैलेक्सी में निश्चित प्रकार का सूर्य हो और उस सूरज के आसपास एक निश्चित स्थान पर कुछ ग्रह हो जो उस सूरज की परिक्रमा कर रहे हो, तो ऐसे ग्रहों पर जीवन सृष्टि तत्काल या देरी से पनपनी ही चाहिए। ब्रह्मांड में जीवन को पनपने के लिए 6 दशक पहले कार्ल सेगा ने बस ये 2 ही शर्तें रखी थी। लेकिन दोस्तों, आज इन शर्तों की संख्या 200 हो चुकी है, और जीवन के पनपने के लिए इन 200 शर्तों का थोड़ा सा भी ऊंच नीच हुए बिना सटीकता से पालन होना चाहिए। और सिर्फ पालन होना ही पर्याप्त नहीं है। मैंने जैसे आगे बताया, इन सभी 200 शर्तों को पूरी करने के लिए एक के पीछे 70 शून्य लगाए उतनी बारीक संभावनाओं का निर्माण तो होना ही चाहिए। और इन सभी चीजों का स्पेसिफिक मात्रा में, स्पेसिफिक जगह पर, स्पेसिफिक विस्तृति से स्पेसिफिकली पालन हो, तब जाकर कहीं पर जीवन का अस्तित्व होगा। ये बात असंभव लग रही है, फिर भी मानो ब्रह्मांड बायोसेंट्रिक हो, उस तरीके से लगता है कि शायद ब्रह्मांड पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए ही बना हो, क्योंकि पृथ्वी के केस में वो 200 के 200 संभावनाएं और वो सभी कैलकुलेशंस ठीक ठीक बैठ जाते हैं। और उनमें से कुछ कुछ महत्वपूर्ण संभावनाओं की हम चर्चा हमारे आने वाले वीडियो में करेंगे और जानेंगे कि किस तरह और किन कारणों से वैज्ञानिकों का ईश्वर के अस्तित्व के बारे में मानस पलट हुआ। तो दोस्तों, मैं मिलूंगा आपको इसी विषय के साथ अगले वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल द नॉलेज पर नए हैं तो हेल्दी और साइंटिफिक नॉलेज के लिए हमारे चैनल द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर।